हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में स्त्री जनन तंत्र के कुछ भागों का अध्ययन किया था और अब मैं इसके आगे बताती हूँ। गर्भाशय का मैंने आपको चित्र दिखाया था और बताया था कि कैसे उसके भिन्न भिन्न भाग होते हैं। उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए, हमने पिछले उसमें अंडाशय या डिंबाशय के विषय में पढ़ा था और अंडवाहिनी नलिका के विषय में पढ़ा था। अब हम देखेंगे गर्भाशय की मुख्य गुहा। गर्भाशय की मुख्य गुहा जो होती है, ये देखो, एक तो ये नाशपाती के समान रचना है, जैसे उल्टी नाशपाती रखी हुई है, या इसको कह सकते हैं हम उल्टा त्रिकोण है, जिसकी तीखी वाली भुजा जो है वो नीचे की ओर अवस्थित है और ऊपर जो है बड़ी वाली भुजा अवस्थित है। तो ये इसकी समान रचना होती है। ये कहाँ अवस्थित होता है? देखो, मैंने आपको जो चित्र बता रही हूँ, ये स्त्री के फिगर के साथ मैंने आपको बताया है ये हमारे शरीर के अंदर किस जगह अवस्थित होता है। इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से इस जगह पे अवस्थित होता है। ठीक है, अब ये हमारी श्रोणी गुहा में होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसकी लंबाई जो होती है, आकार जो होता है, सामान्यतः 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.5 सेंटीमीटर लगभग मोटा होता है। और इसके दोनों ऊपरी जो सिरे होते हैं, इसमें दाएं और बाएं कोण के ऊपर अंडवाहिनी नलिका खुलती हैं, जो हमने पिछले क्लास के अंदर जिसके विषय में पढ़ा था। इसका नीचे का भाग जो होता है ये संकरा होता है और इसे ग्रीवा कहते हैं। आपने जो पिछली बार भी चित्र देखा था, मैं आपको नोट्स में भी इसका चित्र दिखा रही हूँ। ये जो संकरा मार्ग है ये ग्रीवा कहलाता है, जो नीचे से आकर होता है। और ये देखिए, ग्रीवा जो होती है नीचे की नलिका के अंदर आके फिक्स हो रही है, अंदर फिक्स हो रही है। तो ये जो नीचे की नलिका होती है योनि वाला भाग होता है, और ये जो ऊपर की होती है ये ग्रीवा होती है। ग्रीवा, इसको सर्विक्स भी कहते हैं, और ये गर्भाशय का मुख्य द्वार होता है। ग्रीवा जो वाला भाग जो देखो, जो गर्भाशय की पूरी गुहा है, इसमें 2/3 हिस्सा तो मुख्य गुहा का होता है और 1/3 हिस्सा इसका जो होता है वो ग्रीवा का होता है। ग्रीवा जो होती है रेशेदार उत्तकों से बनी हुई होती है। रेशेदार मतलब फाइबर वाले उत्तकों से बनी हुई होती है, और ये थोड़ी सी कड़ी सी होती है, और ये आगे जाकर योनि के अंदर परिवर्तित हो जाती है, जिसमें कि गर्भाशय का नीचे वाला हिस्सा खुलता है। दोनों ऊपर के हिस्से तो कहाँ खुल रहे हैं? अंडवाहिनी नलिका में, और नीचे वाला हिस्सा आके खुल रहा है योनि के अंदर। ठीक है, अब देखो, ग्रीवा का जो 1/3 हिस्सा है ये तो बना हुआ रेशेदार उत्तक से, तो ये तो होता है थोड़ा सॉलिड, स्ट्रॉन्ग, फर्म, जबकि गर्भाशय की मुख्य गुहा जो होती है उसकी जो भित्ति होती है ये पेशियों से बनी हुई होती है, और इसके अंदर की जगह खाली होती है। इसकी जो पेशियां होती है ये अनैच्छिक वर्ग की होती है। आप लोगों को बच्चों ध्यान होगा, हमारे शरीर में पेशियां 2 तरह की होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। जैसे हाथ पैर की पेशियां जो हैं वो ऐच्छिक पेशियां हैं, इन्हें हम अपनी इच्छा के अधीन, अपनी इच्छा के अनुसार हिला डुला सकते हैं। अनैच्छिक वर्ग की पेशियां होती हैं, जैसे हमारा हृदय है, हमारी मध्यच्छद पेशी है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी पेशियां हैं बच्चों। तो ये पेशियां अनैच्छिक वर्ग की होती है कि इनको ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। तो गर्भाशय की पेशियों में भी जो संकुचन वगैरह हो रहा हो या जो भी कुछ हो रहा हो, उसके ऊपर हम अपनी इच्छा से नियंत्रण नहीं कर सकते। आप लोगों ने देखा होगा कि जब पीरियड्स आते हैं लड़कियों के, तो बहुत सारी लड़कियों को बहुत पीड़ा होती है, दर्द होती है, वो गर्भाशय की पेशियों में संकुचन की वजह से होती है। और हम कुछ भी कोशिश कर लें, हम सोचें कि क्लास में बैठे हुए अभी ऐंठन ना आए, तो हम उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। तो ये अनैच्छिक वर्ग की पेशियां होती हैं। और ये पेशियां जो होती हैं ये 3 दिशा में अवस्थित होती हैं। कुछ तो होती हैं वृत्ताकार की होती हैं, ये जैसे सर्कल में होती है। देखो, ये जो चित्र है इसमें आप देखिए, कुछ पेशियां, ये देखो, जो सबसे आंतरिक सतह है वो गोल पेशियों से बनी हुई है, गोल रेशों से बनी हुई है, तो वो गर्भाशय की गुहा को चारों ओर से घेरे रहती है। जो इसकी मध्य परत होती है वो बनी होती है
तिरछी पेशियों से बनी हुई होती हैं। तिरछी पेशियों से तिर्यक पेशी मतलब तिरछी तिरछी अवस्थित होती हैं और ये इसकी मध्य वाली सतह होती है, मध्य वाली परत होती है। और सबसे बाहरी जो होती है वो लंबवत फाइबर्स से बनी हुई होती है, मतलब लंबवत तंतु इसको बांधे रखते हैं। ये पेशियों का जो विभिन्न प्रकार की हैं बेटा, इसकी वजह से ये जब प्रसव पीड़ा होती है उस समय या प्रसव की प्रक्रिया के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि किस तरह की पेशियों के संकुचन से शिशु को धक्का लगेगा और वो बाहर की ओर धकेला जाएगा, योनि मार्ग की ओर, जहाँ से उसका जन्म होगा। इसलिए इन पेशियों की स्थिति जो है वो महत्वपूर्ण होती है। अच्छा, ये जो पेशी से बनी हुई मुख्य गुहा है, पेशियों अंदर से जो खाली है उसके अंदर की जो परत होती है, जो अंतःकला होती है, ये एक कोशिकीय स्तर की होती है। एक कोशिकीय स्तर मतलब समझ रहे हो बच्चों कि जैसे अपन ईंट की एक सिंगल परत लगाते हैं तो वो एक कोशिका मतलब एक एक कोशिका पास 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 अवस्थित होती है। हमारी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं जिसमें कोशिकाओं की कई परत होती है, जैसे हमारी त्वचा है उसके अंदर कोशिकाओं की कई परत है। तो इसकी जो आंतरिक सतह बनी हुई है वो एक कोशिकीय स्तर से बनी हुई है और इसे एंडोमीट्रियम कहा जाता है। ठीक है, एंडोमीट्रियम या गर्भाशय का अंत स्तर कहलाता है। ये एंडोमीट्रियम भी एक विशेष प्रकार की ग्रंथीय उत्तक से निर्मित है। ग्रंथीय क्यों कहा? ग्रंथि वाला कार्य करिए, कुछ स्राव उत्पन्न करती हैं। और ये जो एंडोमीट्रियम होती है बेटा, ये गर्भाधान के लिए और भ्रूण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी के बेड के ऊपर भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण के आवरण, रक्षा करने वाले आवरण का विकास होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ये प्रत्येक माह इस एंडोमीट्रियम के अंदर कोशिकाओं की सतह जम जाती है कि अगर कोई गर्भाधान होता है, कोई गर्भस्थ शिशु आएगा तो ये उसका पालन पोषण करेंगी। लेकिन अगर गर्भाधान नहीं होता है, ये सब हार्मोन से नियंत्रित होता है बच्चों। ये मैं अभी आपको समझाऊंगी कैसे होता है हमारा मासिक धर्म, कैसे हार्मोन नियंत्रित करते हैं। तो अगर गर्भाधान नहीं होता तो यही झिल्ली है, यही एंडोमीट्रियम है जो फट जाती है और यही रक्तस्राव के रूप में मासिक चक्र के दौरान, मासिक धर्म के समय रक्त की तरह से हमारे बाहर निकलती है। गर्भाशय की ये आंतरिक भित्ति होती है। और गर्भाशय का अगर हम देखें कि क्या कार्य है, प्रमुख कार्य है इसका, निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण मतलब जो भी उसको स्थान उपलब्ध करवाना, उसका रक्षण करना, उसको पोषण करना, जिससे जो निषेचित डिंब है एक पूर्ण विकसित बालक में विकसित हो सके। ठीक है बच्चों, अगला भाग जो है, अब हम गर्भाशय का हमने देख लिया। पहले हमने देखा अंडाशय, डिंबाशय, अंडवाहिनी नलिका, अब गर्भाशय की गुहा पढ़ ली हमने। ग्रीवा के विषय में मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट पार्ट जो आया है वो है योनि। योनि देखिए इस तरह से ये अवस्थित होती है। योनि का जो होता है आगे का भाग संकुचित होता है जो बाहर से जुड़ा हुआ है और अंदर की ओर आके थोड़ा सा फैल जाता है, कीप की तरह फैल जाता है और इसके अंदर ग्रीवा या सर्विक्स आकर फिक्स हो जाती है। ये बिल्कुल नली के समान की रचना होती है, लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है और ये बाहर से लेकर गर्भाशय तक फैली रहती है। इसके आगे के हिस्से में हमारा मूत्राशय अवस्थित होता है और नीचे इसके मलाशय अवस्थित होता है। तो ये जो बच्चे ध्यान रखना हमेशा कि योनि के जस्ट पीछे हमारा भाग जो कौन सा है, यूरिनरी ब्लैडर है। ये एक्चुअली यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, जो मूत्राशय होता है बेटा, ये अपने गर्भाशय के पीछे ही अवस्थित होता है। तो अगर कभी भी गर्भाशय की सोनोग्राफी करनी होती है तो डॉक्टर्स कहते हैं आप खूब सारा जल ग्रहण कर लीजिए और जब आपकी मूत्र त्याग की इच्छा हो, मतलब आपका मूत्राशय भर गया हो, तब आप सोनोग्राफी के लिए आइए। क्योंकि उससे क्या होता है, जब मूत्राशय भर जाता है तो वो गर्भाशय को बिल्कुल सीधा करके आगे की ओर धक्का मारता है, जिससे सोनोग्राफी में उसका
चित्र स्पष्ट बन पाता है। ठीक है, और ये मूत्राशय और योनि जो है मूत्राशय मलाशय के पास में है, इसलिए अक्सर जो संक्रमण होता है उसका भी एक कारण यही है, क्योंकि जो मूत्राशय होता है, मूत्र के अंदर कीटाणु होते हैं, मल के अंदर कीटाणु होते हैं। ये कीटाणु अगर किसी भी वजह से योनि में प्रवेश कर जाते हैं तो संक्रमण हो जाता है। इसको हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। संक्षेप में इसको कहते हैं यूटीआई। यूटीआई में क्या होता है बच्चों? मूत्र त्याग करते समय बहुत तेज जलन होना, बहुत पीड़ा होना, बहुत सीवियर पीड़ा होती है। और लड़कियों को इसके बारे में जानकारी होती है। अगर जलन हो रही है, खुजली हो रही है बहुत ज़्यादा, तो समझ जाना चाहिए कि मूत्र मार्ग में कोई संक्रमण हो गया है और उसका उपचार कराना आवश्यक होता है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको छोटी सी वैसे काम की बात बताई है। तो योनि का एक सिरा तो मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है और दूसरा सिरा जो है वो पीछे की ओर गर्भाशय की ग्रीवा से जुड़ा हुआ रहता है। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। योनि की जो दीवार होती है ये पेशीय ऊतक से बनी हुई होती है, मांसपेशियों से बनी हुई होती है। और इसकी जो बाहर के खुलने वाले छिद्र के को योनि द्वार या वेजाइनल ऑरिफिस भी कहते हैं। योनि मार्ग जो होता है ये प्राकृतिक रूप से नम रहता है। क्यों नम रहता है? हमेशा गीला रहता है योनि मार्ग, क्योंकि इसमें ग्रीवा और योनि भित्ति से लगातार एक स्राव उत्पन्न रहता है जो इसको नम और चिकना रखता है। इसकी वजह से जो भी कोई कीटाणु है, कोई भी बाहरी तत्व प्रवेश करता है तो वो बाहर ही निकल जाता है और गर्भाशय तक संक्रमण नहीं पहुंचता है। इसके अलावा योनि की दीवार में बार्थोलिन ग्रंथियां होती हैं जिनसे एक चिपचिपा सा द्रव निकलता है और ये द्रव यौन क्रिया के समय या उत्तेजना के समय, जब स्त्री उत्तेजित होती है उस समय बार्थोलिन ग्रंथि का स्राव अधिक होता है। तो ये मैंने आपको गर्भाशय से जुड़े हुए प्रमुख अंगों की जानकारी दी है। अब बेटा स्त्री प्रजनन तंत्र में, ये तो मैंने आपको केवल अंगों का डिस्क्रिप्शन दिया है। अब ये अंगों के से संबंधित जो मुख्य क्रियाएं हैं, मुख्य कार्य हैं, ये मैं आपको अगली कक्षा में समझाऊंगी, जिसमें होगा अंडोत्सर्ग, मतलब अंडा कैसे उत्पन्न होता है, मासिक धर्म या मासिक चक्र कैसे होता है, मासिक चक्र क्या होता है, मासिक धर्म क्या होता है, गर्भाधान की प्रक्रिया कैसे होती है और कैसे निषेचित डिंब मुख्य गुहा में आता है। ये सारी प्रक्रियाओं की जानकारी मैं आपको अगले व्याख्यान में दूंगी। ओके।